सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो है टीयर जैन, ठीक है। टीयर जैन का पहला चैप्टर का हमने 3 पार्ट में बना रहे हैं। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 इसके बाद आएगा, ठीक है। मेरा नाम है विनीत। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है कि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम के जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है कि आपको इस वीडियो के जितने भी क्लास नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप के चैनल पे हम नोट्स को भेजेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी है। वहां पर भी आप वहां पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होता है ना, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। हम्म लेकिन हमारा यहाँ पे ये मोटिव थोड़ी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के बारे में सिर्फ उसका डेफिनेशन जान लेने से थोड़ी होगा, है ना। जानना है कि ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जिस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हम ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कैसे करते हैं ये जानना है यहाँ पर, ठीक है। और इस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का कोई सिस्टम होगा, कोई मेथड होगा या फिर कोई टेक्निक होगा जिससे हम इस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते होंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या पता हमने जिस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाए हैं वो कैसा, वो रॉ हो, हाँ या ना। इसीलिए हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले और उसको टेबुलेट करना पड़ेगा। टेबुलेट करने के बाद हमें उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी नंबर को स्टैटिस्टिक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टैटिस्टिक को क्या होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है तो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जानना जरूरी नहीं है, हमें उस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे किया, हमने उसको प्राप्त कैसे किया ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमने उस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कैसे किया। और अगर हमने किसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया तो क्या पता वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक रॉ डेटा हो या फिर सिर्फ रॉ इंफॉर्मेशन हो हमारे लिए, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, statistics mean quantitative information or quantification of the fact and findings, but how do we get quantitative information? तो इसीलिए there must be a system, method और technique to collect quantitative information. Also statistical information may be raw information, ठीक है। It needs to be classified, tabulated, needs to be systematically presented, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक आदमी को जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको पता होना चाहिए कैसे डेटा को, कैसे हमारे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और उस डेटा को जो जिसको हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कह रहे हैं उसको कैसे क्लासीफाई करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई भी मेथड और टेक्निक होगा, है ना। और साथ साथ कोई भी मेथड या टेक्निक होगा, है ना, जिससे कि हम अपने जिस डेटा को हम लेकर आए हैं, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं, जिस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम लेके आए हैं, है ना, उसको हम छोटा कर सके, क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सके, ठीक है। कोई तो मेथड होगा, हाँ। क्या पता कंडेंस करके हमें, क्या पता छोटा करने का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटा करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, क्या पता हमें उसका एवरेज निकालना हो, क्या पता है हमें उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना हो। जैसे कि मैंने अगर क्लास का डेटा लेकर आया हूँ, जैसे मैं एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का एग्जांपल लेता हूँ कि इधर मैंने क्लास लिख दिया एक स्कूल का और इधर मैंने मार्क्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 करके 12 क्लास तक के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए कि एक क्लास में जो
एक क्लास के बच्चों का एवरेज इतना है, फिर एवरेज इतना है, फिर थर्ड क्लास का इतना है, फिर फोर्थ क्लास का इतना एवरेज है, फिफ्थ क्लास का, ऐसे करते करते 12th क्लास तक का एवरेज निकाल लिया। फिर मैं चेक करना चाहूँ कि पूरे स्कूल के मार्क्स का एवरेज क्या है, हाँ या ना, हाँ। या फिर मैं चेक करना चाहूँ कि हमारा जो एवरेज मार्क्स है, या फिर मैं ये चेक करना चाहूँ कि टोटल स्टूडेंट जितने स्कूल में हैं और टोटल पास स्टूडेंट जितने पेपर में पास हुए हैं उनका परसेंटेज क्या है, हाँ या ना। मैं ये भी जानना चाह सकता हूँ, क्या पता मैं, मेरी इच्छा हो, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे मैं ये जानना चाहूँ कि टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं और में से कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, है ना। इससे कह सकते हैं कि मैंने जो डेटा को कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया हो, ठीक है, हाँ या ना। तो अगर एक स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, उनको ये सारे मेथड्स और टेक्निक्स को समझना होगा, है ना, और इनको मास्टर करना होगा, है ना। मास्टर किसको करना है, मास्टर उन टेक्निक्स का यूज करना है, मास्टर उन टेक्निक्स को करना है जो स्टैटिस्टिक्स में आता है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज टू स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ऑल दीज मेथड्स एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगर उसको स्टैटिस्टिक्स में महारत ही हासिल करना है तो उन्हें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलिए, मेथड ऑफ टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन से मेथड ऑफ टेक्निक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ मेथड ऑफ टेक्निक है, जैसे कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया और इंटरप्रिटेशन हो गया। अब ये किन चीजों पे करेंगे, किस चीज को कलेक्ट करना है, किस चीज को क्लासीफाई करना है, और किस चीज को प्रेजेंट करना है, किस चीज को एनालाइज करना है और किस चीज पे कंक्लूजन निकालना है, इसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, है ना। तो ये जितने भी मेथड्स है वो हमें कहाँ पे लगाने हैं, जो हमने डेटा को कलेक्ट किया है, जिसको हमने, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखो, हमने अभी इतनी सारी चीजें पढ़ ली, हमें अभी से ही ये चीज बहुत ज्यादा वास्ट लग रही होगी, बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होगी, ठीक है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम दो सेंस में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस। क्या होता है, एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस, ठीक है। अब प्लूरल सेंस क्या होता है, प्लूरल सेंस जो होता है ये रेफर करता है नंबर्स या फिर न्यूमेरिकल डेटा को, क्या, न्यूमेरिकल डेटा को, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा को रेफर करता है ना। जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स ले लें, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स ले लें, एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स ले लें, ठीक है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर क्या बोलूं तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका हम स्टैटिस्टिक्स ले लें, ठीक है। ये सारा देखेंगे तो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, क्या है ये, न्यूमेरिकल डेटा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कैन वी कॉल एवरी न्यूमेरिकल डेटा एज स्टैटिस्टिक्स, बताइए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैं किसी भी न्यूमेरिकल, या फिर क्या मैं हर एक न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोल सकता हूं, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। देखिए, हर एक न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ वही न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक डिफरेंशिएशन दिख रहा होगा, जिसके अंदर कुछ डेटा दिया होगा जो कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है और कुछ डेटा दिया होगा जो कि स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे कि कुछ डेटा है जो कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सबसे पहले ये समझ लें कौन सी डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले कौन सी डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो वो डेटा जो कि डेटा दैट इज कंपेरेबल, ऐसा डेटा जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहला सकता, है ना। तो देखिए, एक गाय है, उसके 4 पैर है, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी की जगह लिखा है कि एवरेज हाइट उन लोगों की जो कि 26 से ऊपर है ना, इंडिया में, वो है 6 फीट,
और कंपेयर करें नेपाल से, तो नेपाल के लोगों की हाइट है 5 फीट, जिनकी एज 26 प्लस है। वैसे ही सेकंड में लिखा है कि राम जो है उसका 200 पॉकेट मनी है, और राम जो है 200 पॉकेट, राम जो है उसका 200 पॉकेट मनी है। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो इंडिया का बर्थ रेट है वो है 18 पर 1000, और जो यूएसए का बर्थ रेट है वो है 8 पर 1000। ठीक है, चलिए अगला है जो कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो है कि एक जवान लड़की है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती, ठीक है, एक ट्रक को 100 किलोमीटर पर आवर से चला सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और नंबर दे रखा है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कि पिछले 10 सालों में इंडिया वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50, है ना। तो हमने क्या देखा कि 10 सालों में इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस जीते हैं और उसमें से 50, है ना, मतलब टोटल 150 मैचेस खेले हैं जिसमें से 60 मैच जीते हैं और 50 मैच हारे हैं इंडिया ने, है ना। तो इसको हम देखो कंपेयर कर पा रहे हैं। चलिए, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए अब प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में हमने देखा कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा को हम पढ़ते हैं किसमें, प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, चलिए कुछ हमारे बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कुछ बड़े फेमस पर्सनैलिटीज है, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा। देखिए, इन्होंने, बाउली ने प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, रिलेशन टू ईच अदर मतलब ये भी कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, है ना। यूल और कैंडल ने क्या बोला है कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है, वो है क्या, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है वो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी दिखाई देगा। जब हम प्लूरल सेंस में इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस को पढ़ेंगे तो उसमें भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज ये है कि कोई भी एक नंबर, कोई भी एक, हमने एक नंबर ले लिया, जैसे मान लेते हैं कि आपका क्लास में 90% आया है, आपको क्लास में 90% आया है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि आपकी टीचिंग अच्छी थी, कारण है कि आपका मेंटरशिप अच्छा था, कारण ये है कि आपका डेली रूटीन अच्छा था। तो आप देख रहे हो कि आपके पास बहुत सारे रीजंस उठ के आ गए हैं जिसकी वजह से आपको 90% से अबव मार्क्स स्कोर हुए हैं, है ना। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, है ना। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या है कि जैसे मैंने बोला कि किसी एक नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, दो डेटा चाहिए, ठीक है, जिसको हम कंपेयर कर सके और उससे कंक्लूजन निकाल सके, है ना। एग्जाम्पल के लिए कि एक कॉलेज है जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, क्या इससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या इसको हम कहीं पे कंपेयर कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। अगर यहीं पर बोला गया हो कि अगर इस कॉलेज के अंदर 300 स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स में है, 400 जो है वो कॉमर्स में है, ठीक है, और बाकी 300 जो है वो कैसा है, साइंस में है, ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अगला है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। देखो कोई भी स्टैटिस्टिक्स को, कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज को हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो उसको नंबर में बता सकते हैं या तो हम उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। नंबर इन द सेंस, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। आपको एक बच्चा आके बोलता है कि राम का हाइट जो है वो ज्यादा है किससे, श्याम की हाइट से, मतलब राम का हाइट जो है ज्यादा है श्याम का हाइट से। तो क्या आप इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो कितना ज्यादा है, दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस कितना है, नहीं बता सकते हैं।
लेकिन अगर वहीं पर दूसरा बच्चा आके बोलता है कि राम का जो हाइट है वो 6 फीट एंड 2 इंच है, ठीक है, और जो श्याम का हाइट है वो 5 फीट एंड 4 इंच है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे? हम इनके बीच का एज, हम इनके बीच के हाइट का डिफरेंस निकाल देंगे और बता देंगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, इतने का है, मतलब जो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है उसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। जब आप डेटा को कलेक्ट करने जाओगे तो क्या आप क्वालिटी बताओगे कि भाई इस घर में इतने लोग हैं और इनकी हाइट इसकी ज्यादा है इसकी कम है, ऐसे नहीं बता सकते हैं ना। हम उनको क्या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, किसमें एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकली, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्ट तो मैंने बता दिया, है ना। स्टैटिस्टिक्स को हम, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, ठीक है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर। इसका रीजन, और इसको मैंने आपको समझा दिया है बट फिर से समझा देता हूं, कि मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी गुड्स का 30% का प्राइस बढ़ गया है, उसका प्राइस जो है 30% से इंक्रीज हो गया है। अब 30% से इंक्रीज होने के पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहला कि क्या पता जिस चीज से उसको बनाया जाता हो उसका सप्लाई कम हो गया हो और उसके सप्लाई की वजह से क्या हो कि मार्केट में भी उस कॉमोडिटी का सप्लाई जो है वो कम हो गया हो, है ना। तीसरा, दूसरा पॉइंट, क्या पता उसका डिमांड बढ़ गया हो, है ना। आपको पता है जब डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी बढ़ा दिया जाता है ना। चलिए, क्या पता शॉर्टेज ऑफ पावर हो, क्या पता जिस मशीन में इसको बनाया जाता हो उस वो ज्यादा मशीन हमारे पास उपलब्ध ना हो, है। क्या पता जो मजदूर है, मजदूरों के जो वेज है, मजदूर जो है उन पे ज्यादा खर्चा आ गया हो, क्या पता टैक्स बढ़ गया हो, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 30% राइज है वो केवल एक चीज की वजह से नहीं है, बहुत सारी चीजों की वजह से है। चौथा पॉइंट है रीजनेबल एक्यूरेसी, है ना। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जब आप डेटा को कलेक्ट करने जाओ, ठीक है, वो डेटा कलेक्ट करने टाइम आपको कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन में एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा। डेटा कलेक्शन में एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। देखो म्यूचुअली रिलेटेड डेटा कैसे, कि आपको मैं दो डेटा देता हूं, आप जरा इनको कंपेयर करके बताइएगा, ठीक है। कि एक जगह है कि राहुल जो है, राहुल का एज है 19 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और श्याम है, श्याम का एज है 6 फुट एंड 2 इंचेस, ठीक है। अब इन दोनों डेटा को आप कंपेयर करके बताइए क्या ये पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पे राहुल का एज दे रहे हो और आप यहाँ पे श्याम की हाइट दे रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप राहुल का और श्याम दोनों का एज दे दो या फिर आप राहुल और श्याम का दोनों का हाइट दे दो, है ना। तो वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ बाबू, कि जब भी आपको डेटा को कंपेयर करना होगा तो जो भी डेटा लोगे वो रिलेटेड कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो दोनों डेटा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। चलिए, छठा है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, है ना। अब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आप मान लेते हैं, है ना, आप मान लेते हैं कि आपको डेटा कलेक्ट करने गए, आप कोई डेटा को कलेक्ट करने गए और आपने पहले से कोई ऑब्जेक्टिव, पहले से ही कोई मकसद जो है उसको सेट नहीं कर रखा, आपने प्लान ही नहीं बना रखा कि मैं जो डेटा है, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वो किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो लिखा भी है कलेक्टेड विदाउट डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ बिना ऑब्जेक्टिव के किसी डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कोई स्टैटिस्टिक्स थोड़ी होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर आप किसी विलेज में गए हो, आप विलेज में किसी एक ऑब्जेक्टिव से गए हो, एक मोटिव, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है आपका कि भाई मेरे को इस चीज के लिए गांव में जाके और ऐसा ऐसा डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जाके वहां से कलेक्ट कर सकते हो। क्या पता आपको टोटल पॉपुलेशन का डेटा चाहिए हो, है ना। तो आप जाके घर घर पे सबका मेंबर जो है वो पूछ लो और सबके मेंबर्स का जो, है ना, जो जनसंख्या है वो पूछ लो, और सबके मेंबर्स का जो, है ना, जो जनसंख्या है वो पूछ लो, और सबके मेंबर्स का जो, है ना, जो जनसंख्या है वो पूछ लो, और सबके मेंबर्स का जो, है ना, जो जनसंख्या है वो पूछ लो, और सबके मेंबर्स का जो
चार्ट है वो बना लो, है ना, सबको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। इससे क्या होगा कि आपने एक प्री डिटरमाइंड पहले से ही डिटरमाइन कर रखा था कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन काउंट करना उस विलेज का, है ना। तो आप गांव में जाओगे और लोगों से उनके घर में कितने मेंबर हो पूछ लोगे, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है। क्या वो ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को पॉपुलेशन काउंट करना है एक गांव के अंदर जाके, है ना। तो यहीं पर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पहले से ही डिटरमाइन करके जाना पड़ेगा कि आप किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, है ना। तीसरा है इनन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। हाँ, इनन्यूमरेटेड और इन्वेस्टिगेटेड। देखो, अगर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहां पर आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप वहां पे एस्टिमेशन का यूज करोगे। एस्टिमेशन मतलब कि आप उसके आसपास के नंबर को एक सोचोगे और मान लो कि भाई इतने ही एक्स नंबर थे, एक्स नंबर के लोग वहां प्रेजेंट थे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में एक रैली हुई, दिल्ली के अंदर एक रैली हुई, मान लेते किसी पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या आप वहां पे जाके सबसे पूछोगे कि भाई कितने लोग थे, काउंट थोड़ी करोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई 1 लाख लोग थे, 1 लाख लोगों ने उस रैली को एड्रेस किया, मतलब उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट किए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन कब यूज करते हैं, जब हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा वाइड हो, है ना। और इन्यूमरेटेड क्या होता है, इन्यूमरेटेड होता है जब हम घर घर जाके डेटा को कलेक्ट करें, ठीक है। एक पर्सन घर जाए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके जब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा तो वो होगा इन्यूमरेटेड, ठीक है। जहां पे फील्ड ऑफ इंक्वायरी हमारी लिमिटेड हो तो वहां पे इन्यूमरेशन मेथड को प्रेफर किया जाता है। आठवां, डेटा को हमें सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना है ना। अगर मैं किसी डेटा को कलेक्ट करने जा रहा हूं उसके पहले मुझे प्लान बनाना होगा। कैसा प्लान, देखो अगर मैं जल्दबाजी में कहीं जाके और किसी डेटा को कलेक्ट करूंगा, है ना, तो क्या वो डेटा मेरे लिए यूजफुल होगा, नहीं होगा। आप भी आंसर दे सकते हो कि सर अगर जल्दी काम शैतान का होता है यार, है ना। आप भी ये बोलोगे कि सर जल्दी काम शैतान का होता है, अगर मैं कहीं पे जाऊंगा और हड़बड़ी में हैज़ार्ड मैनर में कभी कोई डेटा कलेक्ट करूंगा तो वो मेरा डेटा कहीं भी काम नहीं आएगा, है ना। अगर मैं किसी चीज के लिए डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूं तो मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। अगर मैं क्लास का डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके सामने सबके मार्क्स का एवरेज लिखना पड़ेगा। या फिर अगर मैं क्लास फर्स्ट का सिर्फ मार्क्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, पहले क्लास फर्स्ट लिख दूंगा यहाँ पे, फिर इधर मार्क्स लिख दूंगा, फिर यहाँ रोल नंबर के हिसाब से या फिर किसी बच्चे के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बच्चों का नाम लिखूंगा और उसके सामने उनके मार्क्स लिखूंगा, है ना। ऐसे ही तो कलेक्ट करूंगा डाटा, ये तो है सिस्टमेटिक मैनर। क्या मैं ये कर सकता हूँ क्लास 11 क्लास फर्स्ट लिख दिया और सबके मार्क्स 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 सब लिख के लाया, हाँ, क्या ये यूजफुल होगा, नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। ये हम पढ़ के आ चुके। चलिए, अब स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर सेंस के अंदर देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखो, सिंगुलर सेंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, वो मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा के अंदर से इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिर मैं बोलूं तो कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने क्या बोला, तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये जो बात है वो क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने कहा था, ठीक है। ठीक है, लॉविट ने क्या कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एज अ बेस फॉर द एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द फिनोमेना। ठीक है। सेलिगमैन ने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट टू एनी स्पेयर ऑफ द इंक्वायरी, है ना। तो ये इन तीनों ने बोला है। आपको जरा इनकी बातों को गौर देना है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट दे देगा, पूछ देगा ये बताओ जी कि ये किसने बोला था, है ना। तो बाकी एक बार देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं। चलिए, सबसे पहला हमारा है कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तीसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा
और चौथा है एनालाइज करना डेटा को और उसके बाद उससे कुछ भी इंटरप्रेट करना, मतलब कुछ भी कंक्लूजन लेकर आना। ठीक है, देखिए डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप सैंपल मेथड ले लें, एक होता है सेंसस मेथड। अब सैंपल मेथड क्या होता है, जब आपके पास बहुत ज्यादा एरिया होता है कलेक्ट करने का, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है किस चीज के लिए, तो आप क्या करते हैं उस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उससे फिर आप क्या करते हैं अपने चीज को, अपने जो भी डेटा चाहिए उसके हिसाब से आप कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं आपको एक इतने बड़े सिटी का, बहुत बड़ा सिटी है और उसमें आपको क्या करना है, आपको मान लेते हैं आपको हंगर का मतलब भुखमरी का, पॉवर्टी का, मान लेते हैं पॉवर्टी का क्या करना है, पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट करना है कि कौन कितना ज्यादा गरीब है। तो आप क्या करोगे, हर जगह जा जाके थोड़ी देखोगे, आप एक एरिया चुन लोगे। मान लेते हैं आपको दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली का आपको कलेक्ट करना है, दिल्ली का एक छोटा एरिया, मान लेते हैं संगम विहार आपने ले लिया, मान लेते हैं बदरपुर ले लिया, मान लेते हैं लाजपत नगर ले लिया, कोई सा भी एक एरिया ले लिया आपने और वहां जाके क्या कर लिया, एक छोटे से एरिया में आपने क्या कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं हम सैंपल। ठीक है, क्योंकि आपने बड़े से एरिया में से छोटा सा एरिया निकाल के वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया। अब सैंपल होता है, सेंसस क्या होता है, सेंसस होता है कि एक एक आदमी के पास जाके, एक एक आदमी, जैसे एक आदमी ये होगा, एक आदमी ये होगा, एक आदमी होगा, सबके पास जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंसस। ठीक है, चलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं, एक तो टेलीमार्क और एक होता है एरे। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड टेक्निक्स होते हैं और टेलीमार्क तो टेलीबार तो आपने बचपन में ही पढ़ा है यार, टेलीमार्क तो इजी है, नहीं है। डेटा को प्रेजेंट करने का हमारे पास तीन मेथड है, टेबल्स, ग्राफ, डायग्राम, है ना। डेटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो एवरेज निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया, है ना। इंटरप्रेट कंक्लूजन निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, कंपेयर करने के लिए दो डेटा लो, उनका एवरेज लो और दोनों को एवरेज के बीच का डिफरेंस देख लो भाई कितना है ना। चलिए stages of statistical study and related statistical tools। सबसे पहला स्टेज क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्ट कैसे कर सकते हैं डेटा को, सेंसस से या फिर सैंपल टेक्निक से। स्टेज 2 था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, एरे ऑफ डेटा और टेलीबार्स। और स्टेज 3 प्रेजेंटेशन, ग्राफ, ये सब बता दिया है। स्टेप 4 एनालाइज करना है, परसेंटेज निकाल लिया, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, ये सब करके भी आप निकाल सकते हो। स्टेप 5 इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखियो ये सब चीजें जो हम इतना सारा पढ़ा, उनको हम एक बार में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम धीरे धीरे करके चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात यहाँ पे खुद लिखा है नोट के अंदर। ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी है पढ़ने की तो यार थोड़ा सा वेट कर लो, हम पढ़ा देंगे धीरे धीरे। तो ऑल द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल आर कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन इन द रेलिवेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है, इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, उसके अंदर इन सभी चीजों को अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो ये भी बोला गया कि स्टूडेंट्स को एक चीज में मगअप करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हम धीरे धीरे इसको आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे इस बुक के तो कंटिन्यू करेंगे चीजों को। ठीक है, तो एक बार में आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अरे चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए अगर आपने यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको अपडेट मिल सके हमारे सारी वीडियोस का। और इस लेक्चर के आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप पे हैं, ताकि आप नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारे जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे आ गए हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स के भी नोट आपको वहां तक नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर से मिलते हैं सही बच्चों को, बाय।